हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग इससे पहले वीडियोस में पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दो पैरेलल प्लेट्स दी गई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इनके बीच का डिस्टेंस है d और द लेंथ ऑफ द प्लेट इज गिवन एज l। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव प्लेट के पास एक इलेक्ट्रॉन है और निगेटिव प्लेट की तरफ से एक प्रोटॉन है, और ये दोनों स्टार्ट होते हैं और ये मान लीजिए इंटर हो रहे हैं यहाँ पे और रेस्ट में है इनिशियली। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज एट नेगेटिव एंड तो इलेक्ट्रॉन इधर है, प्रोटॉन इधर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये निगेटिवली चार्ज प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फोर्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन सीधे ऐसे नीचे आ जाएगा इस प्लेट की तरफ। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ देम विंस द रेस, मतलब कौन पहले दूसरे प्लेट की तरफ पहुंचता है। ठीक है, तो फोर्स दोनों पे क्या लग रही होगी, QE, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगी दोनों की, वो हो जाएगी QE/m। ठीक है, ये अलग बात है कि दोनों का चार्ज तो सेम ही है, मास अलग अलग होगा, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट्स ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमें टाइम पता करना है, तो जो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो हम लोग द थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हमारे पास हैं, v = u + at, s = ut + half at² एंड v² = u² + 2as। तो इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो भी सुटेबल रहे हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस पता है d, y डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में डिस्टेंस d पता है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिस्टेंस s = ut + half at²। डिस्टेंस इज d, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी। ठीक है, हाफ QE/m × t²। तो यहां पे आपका टाइम निकल जाएगा √2md/QE। अब हमें ये पता करना है किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है। तो किसकी मास ज्यादा है, चार्ज तो दोनों का बराबर होता है, एक पे नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है दोनों के लिए, d भी सेम है। ठीक है, तो मास की बात करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻31। तो मास ऑफ प्रोटॉन बेसिकली लेस है, ग्रेटर है, सॉरी, क्योंकि 10⁻⁻27 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में 10⁻⁻31 है, तो इलेक्ट्रॉन की मास आपकी कम है। ठीक है, तो प्रोटॉन की मास ज्यादा है, तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन वुड बी ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन ज्यादा टाइम ले रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल विन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है सेकंड पार्ट में हमारे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। इन दोनों प्लेट की जो सेपरेशन है, इसके मिड पॉइंट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, which will be having greater deviation if they have same initial velocity, initial kinetic energy, initial momentum। चलो, तो पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी। ठीक है, ये आपका निगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। तीनों ऑप्शन में आप देखिए, दे हैव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम। चाहे वेलोसिटी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी तो है ही है। ठीक है, तो इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटीज थी दोनों की। ठीक है, इन दोनों की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो अब क्या ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेंगे, या फिर इस केस की तरह ये डायरेक्टली वर्टिकली डाउन मूव कर जाएंगे, या वर्टिकली अप मूव कर जाएंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे। यहाँ पे कैसा मूवमेंट होगा, तो देखिए फोर्स तो यहाँ पे अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा था, आया होगा इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, वो उस वेलोसिटी से ये मूव करता रहेगा और वाई के लॉन्ग इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इसकी रिजल्टेंट मोशन जो होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी होगा, वाई के लॉन्ग भी वेलोसिटी होगा। सिमिलरली प्रोटॉन की भी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें डेविएशन कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा डेविएशन होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डेविएशन, और अगर प्रोटॉन की बात करें हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन का डेविएशन, ठीक है। तो हम दोनों का डेविएशन निकालना है। डेविएशन इज नथिंग बट, हियर यू कैन सी, डेविएशन आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही आपकी डेविएशन है। तो हमें बेसिकली निकालना ये है कि जब ये इससे, इस प्लेट से बाहर निकलेगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, तो फोर्स भी वाई के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी दी हुई है एल, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा इसको इससे बाहर निकलने में, तो ये एक्स एक्सिस हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग क्या यूज करेंगे, इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम लोग यूज करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो एल बाई, लेट सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट है, ठीक, एल बाई वी नॉट। दोनों की वी नॉट नहीं मानेंगे क्योंकि ऑल डिफरेंट केसेस में तीनों अलग अलग चीजें हैं। एक में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है। चूंकि मास डिफरेंट है, इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फिर दोनों की हम लोग फाइनली पुट करेंगे लेटर। तो टाइम आपका ये निकल गया, ठीक है। वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें क्या चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना ये ट्रेवल कर रहा है जब ये बाहर आ रहा है प्लेट से, तो ठीक है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इस पे फोर्स लग रही होगी क्यूई, ठीक है। तो यही चीज आ जाएगा, फिर से फोर्स आपकी लग रही होगी क्यूई, तो that will be equal to mass into acceleration. So acceleration is equal to QE by m along y axis. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है y एक्सिस के लॉन्ग। तो हम लोग फिर से s is equal to ut plus half at square निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे y is equal to इनिशियल वेलोसिटी along y, इनिशियल वेलोसिटी along y 0 थी दोनों की, प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका है QE by m into t स्क्वायर। टाइम आपका है l by v नॉट, l स्क्वायर by v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका y डिस्टेंस ट्रेवल इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। और यही आपकी डेविएशन भी है, ठीक है। तो अब तीनों केसेस में देख लेना है कि किसकी ज्यादा डेविएशन होगी। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों की सेम इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो v नॉट सेम है, तो पहले डेविएशन जो है आपकी वो है QE L स्क्वायर बाई 2m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो V नॉट सेम है पहले केस में, ठीक है। चार्ज तो दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सेम ही होगा, E सेम है, L सेम है, तो मास पे बात आके रुकेगी, ठीक है। अब किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन की डेविएशन कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेविएशन ऑफ प्रोटॉन वुड बी लेस देन डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेविएशन ज्यादा है, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग बात करते हैं, दोनों सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये आपका जो डेविएशन का इक्वेशन है QE L स्क्वायर बाई 2m v नॉट स्क्वायर, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, तो m v नॉट स्क्वायर, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा QE L स्क्वायर बाई 4, और ये जो टर्म है mv नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म सेम हो गया। चार्ज तो सेम है ही दोनों का, E और L दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस केस में सेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर से डेविएशन आपकी QE L स्क्वायर बाई 2m v नॉट स्क्वायर थी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों की सेम इनिशियल मोमेंटम है, तो इसमें हमें मोमेंटम का टर्म लाना है, ठीक है। तो हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा QE L स्क्वायर m बाई 2
एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, एम वी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो मोमेंटम स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पे दोनों का सेम है, चार्ज तो सेम है ई एल, तो बात आ जाएगी मास पे, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे डेविएशन ऑफ प्रोटॉन इन दिस केस इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A simple pendulum is suspended in a region where a uniform electric field exists in vertically downward direction। तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये एक ऐसे रीजन में सस्पेंडेड है जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉब इज गिवन ए चार्ज q, इस बॉब की मास m है, चार्ज है q। फाइंड विद व्हाट मिनिमम स्पीड द बॉब इज टू बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किस स्पीड से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करें इधर ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ ये बॉब होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं होती, ठीक है, और हम आपसे ये पूछते कि किस मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट करें ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो 11th के पोर्शन में वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जहां पे आपको अगर याद होगा तो द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू √5 g r, ठीक है, और यहां पे √3 g r होती है और यहां पे √g r होती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि भैया द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट वुड बी √5 g r, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो G थी वो G क्या थी, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये आपका इक्विलिब्रियम था, इस बॉब का इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस, तो आप बोलिएगा टेंशन ऊपर होगा, mg नीचे होगी, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पे ये रेस्ट में है। तो अगर इस पे हम इक्वेशन यूज करना चाहें तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो T बाई m इज इक्वल टू g। तो बेसिकली जो भी T बाई m की वैल्यू है वो g के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो जो T बाई m होगा दैट विल प्ले द रोल ऑफ g इफेक्टिव, ठीक। तो अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे g इफेक्टिव इस केस में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो हम बोलेंगे mg तो डाउनवर्ड लगी रही होगी, टेंशन ऊपर है, ही चार्ज है q, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स भी इस पे डाउनवर्ड होगा QE, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अब यहां पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mg प्लस QE। तो T इज इक्वल टू m इंटू g प्लस QE बाई m। तो यहां पे T बाई m हमारा आ जाएगा g प्लस QE बाई m। तो यहां पे g प्लस QE बाई m वुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ g इफेक्टिव, क्योंकि T बाई m की वैल्यू आपकी g प्लस QE बाई m है, ठीक है। तो इस केस में जहां पे हमारा मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट √5 g r होता था, तो अब उसका आंसर √5 g r से चेंज होकर के इस पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी √5 g इफेक्टिव इंटू r, ठीक है। तो यहाँ पे g इफेक्टिव इस केस में क्या आ गई हमारी g प्लस QE बाई m। सो हम आंसर आ जाएगा g प्लस QE बाई m इंटू r। r इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस, तो पहले यहाँ पे दे सकते हैं, दैट वुड बी माई आंसर। तो पेंडुलम के केसेस में अगर कोई भी तीसरी फोर्स आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की ही बात हो, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स आ जाए या किसी भी तरह की कोई तीसरी फोर्स आ जाए या चौथी फोर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो जो भी इक्वेशंस आपका सिर्फ mg की वजह से हुआ करता था, T और mg ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो भी इक्वेशन हुआ था, जिस भी तरह की चीज, ठीक है, उसमें g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा। और g इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे T बाई m की वैल्यू निकाल लेंगे
और जो भी TYM की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी G इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको यहीं पे पूछा होता कि यही सिचुएशन है, ठीक है, मास m है, चार्ज q है, ठीक है, ये रेस्ट में है, इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये SHM कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अब बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगी SHM की, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तब तो आप बहुत आसानी से बोलते हैं टाइम पीरियड वुड बी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट ऑफ L/G। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ठीक है, तो G अब चेंज होकर के क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव हो जाएगा। कोई भी तीसरी चौथी फोर्स आ जाए, G चेंज होकर के G इफेक्टिव हो जाएगा, चाहे टाइम पीरियड फाइंड करना हो या कुछ भी फाइंड करना हो, ठीक है। तो G इफेक्टिव हो गया। अब इस केस में हमारी G इफेक्टिव क्या है, हम लोग निकाल ही चुके हैं, G प्लस QE/M, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा L/G प्लस QE/M। दिस वुड बी योर आंसर फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल बॉल्स हैविंग सेम मास एंड चार्ज आर लोकेटेड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन एट हाइट्स h1 and h2 आर थ्रोन इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एट द सेम वेलोसिटी v। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। टू स्मॉल बॉल्स हैविंग सेम मास एंड चार्ज, मान लीजिए दोनों की मास और चार्ज m और q से डिनोट करते हैं, आर लोकेटेड ऑन द सेम वर्टिकल लाइन एट हाइट्स h1 and h2। तो ये हाइट आपकी है h1 और ये हाइट आपकी है h2, are thrown in the same direction along the horizontal at the same velocity. So both of these are thrown along the horizontal with the same velocity v. The first ball touches the ground at a distance L. First ball is touching the ground at a distance L. तो किसी L distance पे ये first ball आपका ग्राउंड को टच कर रहा होगा। At what height is the second ball at this instant? इस इंस्टेंट पे जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड को टच कर रहा है तो सेकंड बॉल किस हाइट पे है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर किसी भी एक बॉल को देखते हैं, मान लीजिए इस बॉल को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे mg फोर्स तो डाउनवर्ड है ही और ये दोनों चार्ज है, तो इस चार्ज बॉल की वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इस बॉल की मूवमेंट अगर देखें तो और ये फोर्सेस देखें तो mg डाउन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बॉल की वजह से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स तो डाउनवर्ड है और इसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है ये हमें पता नहीं चल सकता है, क्योंकि h2 माइनस h1 बेसिकली mg डाउनवर्ड और k q स्क्वायर बाई h2 माइनस h1 होल स्क्वायर अपवर्ड है। तो कौन ग्रेटर है इन दोनों फोर्सेस में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है और mg जो नीचे के डायरेक्शन में लग रही है, इसमें से कौन ग्रेटर है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा ये ऊपर वाली बॉल का, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहें तो चूंकि हमें फर्स्ट बॉल के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में ज्यादा है या एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो काफी मुश्किल होगा। तो हम लोग एक काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों बॉल्स को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, और इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास का मोशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये अगर हमारा सिस्टम है तो इस सिस्टम में दो फोर्सेस लग रही है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is the force by one part of the system on another part of the system, that is it is an internal force, ठीक है। और mg जो है ये अर्थ की वजह से ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा यहाँ पे एक ही है mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नेट एक्सटर्नल फोर्स बस और बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सिस चूंकि कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा इन द सेंस कि सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सेंटर ऑफ मास की अलोंग एक्स डायरेक्शन? इनिशियली दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। दोनों मासेस बराबर हैं, वेलोसिटी भी दोनों की बराबर है, तो mv प्लस mv
2mv डिवाइडेड बाई 2m, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई v x डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब x डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये फर्स्ट बॉल आपकी यहां पे आई, ठीक है, इसने l डिस्टेंस ट्रेवल किया और चूंकि हमारा x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी ये बॉल यहां पे आई तो दूसरी बॉल भी इसी लाइन पे कहीं होगी, दूसरी बॉल भी इसी लाइन पे कहीं होगी, ठीक है। कहां होगी ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि x कोऑर्डिनेट उसका l ही होगा, ठीक है। और l डिस्टेंस अगर इसने ट्रेवल किया t टाइम में, तो यहां से हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम में ये बॉल यहां आ गई, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज l बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v। तो इस टाइम में हमारी ये बॉल यहां आ गई और ये बॉल इसी लाइन पे कहीं है, ठीक है। अभी यही हमें पता करना है कि कहां पे है, एट विच हाइट इज द सेकंड बॉल एट दिस इंस्टेंट। तो हम लोग y कोऑर्डिनेट की तरफ देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का। अगेन आई विल से m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। m1 m2 दोनों बराबर है, तो m इंटू h1 प्लस h2 बाई 2m, दैट इज h1 प्लस h2 बाई 2। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की y कोऑर्डिनेट थी h1 प्लस h2 बाई 2 हमारी, ठीक है। अब चूंकि y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस के अलोंग हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो एज सेंटर ऑफ मास हम ये बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स वी नो इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारी क्या आ जाएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, इस बॉल पे mg डाउनवर्ड, इस बॉल पे mg डाउनवर्ड। सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2mg डाउनवर्ड डिवाइडेड बाई, अब ये जो मास है हमारी, चूंकि हमने स्मॉल मास m से रिप्रेजेंट किया है तो इसको यहाँ पे कैपिटल से कर लेते हैं। द टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज नथिंग बट मास ऑफ द फर्स्ट बॉल प्लस मास ऑफ द सेकंड बॉल, दैट इज 2m। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सेंटर ऑफ मास जो है ये एक्सेलरेट करेगा। तो व्हाट वुड बी द फाइनल कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो y कोऑर्डिनेट वुड बी v इज इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम हमें सब पता है, या फिर बट दैट इज v फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली। तो दैट वुड बी, या तो ऐसे लिख ले या फिर ये बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ y से हमारा यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट वुड बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल velocity of center of mass along y plus half acceleration of center of mass along y into t square। इनिशियली सेंटर ऑफ मास की y एक्सिस के along क्या वेलोसिटी थी, दोनों x के along मूव कर रहा था, तो ना इसकी वेलोसिटी y के along थी ना इसकी वेलोसिटी y के along थी। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी y के along 0 थी, तो ये टर्म हम 0 कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टाइम तो हम निकाल ही चुके हैं l बाई वी, तो l बाई वी होल स्क्वायर। ये हमारे हुए फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी ये डाउनवर्ड है, ठीक है। इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या थी सेंटर ऑफ मास की, h1 प्लस h2 बाई 2, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो आपकी डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज कोऑर्डिनेट, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट थी हमारी सेंटर ऑफ मास की माइनस जितनी सेंटर ऑफ मास से डिस्प्लेस हो गई नीचे, ठीक है। तो इनिशियली थी हमारी h1 प्लस h2 बाई 2 माइनस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हाफ g l बाई v स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली अगर हम ऐसे देखें, मान लीजिए कि ये बॉल जो है ये कहीं आपकी यहां पे है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, और ये डिस्टेंस है आपका समथिंग कुछ वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं s, ठीक है।
तो अब अगर हम फाइनल y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें, that would be m1y1 plus m2y2 by m1 plus m2. So m into s प्लस ये बॉल तो आपकी यहां पे है फाइनली 0 पे, तो m into 0 by 2m, ठीक है. सो दैट वुड बी योर s by 2. तो फाइनल y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी s by 2, और यहां से हमें आ गया दिस इक्वेशन. तो मतलब ये दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे ही हम लोग ये दोनों इक्वेट करते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी आ जाएगी s इज इक्वल टू h1 प्लस h2 माइनस g इंटू एल बाई वी होल स्क्वायर. दिस वुड बी योर आंसर. मतलब यहां पे इस कोऑर्डिनेट पे, और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड से इस डिस्प्लेसमेंट पे हमारी फर्स्ट बॉल होगी, ठीक है. सॉरी, सेकंड बॉल. तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. इसको अगर हम लोग इंडिविजुअली करने जाते तो काफी टाइम लगता और काफी डिफिकल्टी होती. 2-3 केसेस बनते. पहले हम ये मानते कि नेट mg ग्रेटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो फिर सॉल्व करते. फिर ये मानते कि mg लेसर है, फिर सॉल्व करते, फिर एनालाइज करते दोनों को, ठीक है. काफी टाइम लगता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा इजीली हो गया है, ठीक है. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. Two balls of charges Q1 and Q2 initially have the same velocity vector v. 2 बॉल्स हैं हमारे पास. एक में चार्ज मान लीजिए Q1 है, दूसरे में चार्ज है आपको Q2, ठीक है. They both have the same velocity vector. वेलोसिटी वेक्टर सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है. After a uniform electric field is applied for a certain time, the direction of velocity of the first ball changes by 60 degree and magnitude is reduced by half. तो दोनों में हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कितना मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं, ये हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है. बट सेम टाइम के लिए हम दोनों में लगा रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल चेंजेस बाय 60 डिग्री. तो इसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये हमारी वेलोसिटी वेक्टर v थी, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन फाइनली आपकी ऐसे हो गई और इसका मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस बाय हाफ. तो अगर ये आपका इनिशियली v था, तो फाइनली वेलोसिटी आपकी v by 2 हो गई फर्स्ट बॉल की एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल चेंजेस बाय 90 डिग्री. इस बॉल की क्या हुई कि वेलोसिटी 90 डिग्री से चेंज कर गई. तो मतलब ये अब आपकी वेलोसिटी हो गई, और ये वेलोसिटी क्या हुई ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको हम लोग मान लेते हैं v डैश. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल. तो ये v डैश हमें निकालनी है, ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है, क्या मैग्नीट्यूड है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है. लेकिन ये बोला जा रहा है कि दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होगी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स जो लगेगी QE, राइट. फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू, मींस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. अच्छा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात करें तो QE by m. चार्जेस दोनों के अलग अलग हैं, एक की चार्ज है Q1, दूसरे की चार्ज है Q2. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर होगी हमेशा, और जो कि दोनों में सेम लग रही है, ठीक है. तो मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों में सेम है, ठीक है. तो अब जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी सेम है तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को इक्वेट कर लेंगे. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है. तो एक्सेलरेशन हमें पता है इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है. तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ठीक है. तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. v by 2 is my final velocity vector minus of this vector. Minus of this vector is nothing but this vector in the opposite direction. तो ये हमारी, अब इन दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो इन दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका रिजल्टेंट
इस डायरेक्शन में होगा कहीं, ठीक है। तो ये क्या रिजल्टेंट होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल आपकी 60 डिग्री थी, ठीक है। तो अगर इसको फर्स्ट हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं इसको, तो एक हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा फिर से ड्रॉ करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज दिस v/2 माइनस ऑफ इनिशियल इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर v। ये एंगल है हमारी 60 डिग्री। इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, हमें ये दोनों वेक्टर अब ऐड करने हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी v/2 cos 60, cos 60 is sin 30 which is nothing but v/4, और यहां आपको हो जाएगा v/2 sin 60, so that would be v/2 into √3/2, so √3v/4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रिजॉल्व करके कि अब आपकी ये y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो हमारी है √3v/4, और x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है ये v है लेफ्ट में और v/4 है राइट में। तो दिस वुड बी v माइनस v/4, दैट इज 3v/4, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो यहां से हमारी tan थीटा आ जाएगी √3v/4 divided by 3v/4. So everything will get cancelled and you will be left with tan theta is equal to 1/√3, ठीक है। तो जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है यहां वो है x एक्सिस से at an angle tan inverse 1/√3. So this is nothing but basically from here you can write theta is equal to 30 degree, right? मतलब नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, ठीक है। तो इस बॉल के लिए भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम ही होगा, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां भी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज माई फाइनल एंड इनिशियल माइनस ऑफ इनिशियल, सो v डैश माइनस ऑफ इनिशियल वुड बी इन दिस डायरेक्शन v। तो रिजल्टेंट इसका हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो भी 30 डिग्री पे ही होनी चाहिए, ठीक। तो यहां अगर हम tan 30 का यूज करें तो दैट वुड बी v डैश डिवाइडेड बाई v, सो 1/√3 इज योर v डैश डिवाइडेड बाई v, फाइनली यू विल गेट v डैश एज v/√3। तो यही हमें निकालना था फाइनल, what will be the final velocity of this second ball. So this would be your answer. Okay. इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये थी कि इसमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं था। सारा काम जो हमने किया और सारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो डायरेक्शन पे किया, ठीक है। मैग्नीट्यूड से यहां हम लोग सॉल्व कर भी नहीं पाते, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग होता, क्योंकि चार्जेस, ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग होता, बट चूंकि डायरेक्शन सेम था तो बस डायरेक्शन को लेकर के और वेक्टर के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। पहली बार में जनरली मुश्किल होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब भी मैं क्लास में ये क्वेश्चन देता हूं तो मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं कि ये चीज इतना होगा, वो चीज इतना होगा, तो किस तरह से चीजें चेंज होंगी, और यहाँ मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं था। यहाँ सारा का सारा चीज डायरेक्शन पे बेस्ड था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक जैसे हमने क्या किया कि एक पॉइंट चार्जेस की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फोर्स क्या होगा पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब देखा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ लाइन चार्ज हो, मतलब एक चार्ज, एक लाइन हो और एक वायर हो, मान लीजिए उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या एक रिंग हो जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस तरह की जो भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जेई खासकर जेई एडवांस्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।